नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारी एमपी जीके की सीरीज चल रही है। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कृषि, मध्य प्रदेश में पशुधन किस प्रकार पाया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को कवर नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज का लेक्चर है हमारा मध्य प्रदेश की नदियां। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी देश में नदियां बह रही हैं तो उस देश की क्या हो जाती हैं, जीवन रेखाएं कहलाती हैं। यानी उस देश में उन नदियों के द्वारा पानी, सिंचाई, मछली उत्पादन, पर्यटन, रोजगार, इन सभी को बढ़ावा मिलता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश हमारा कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य। तो यहाँ नदियां के हम कृषि के लिए, नदियों पर सिंचाई के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं, नदियों का। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, इनकी अधिकता होने के कारण क्या है, यहाँ से नदियों का उद्गम सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है। तो जब यहाँ से नदियां निकल रही हैं तो इन नदियों के निकलने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जा रहा है। और नदियों को हमारे जो समाज शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो पहली सभ्यता थी, हमारी जो पुरानी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब नदियों के किनारे बसी हुई थी। इसलिए नदियों को हम क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना भी कहते हैं। अब नदियां बनती कैसे हैं, नदियां होती क्या है, ये देखते हैं कि वर्षा का कोई अगर जल है वो किसी न किसी रूप में जमीन पर आ जाता है, और जब वो बह रहा होता है तो उसे बाही जल कहते हैं। और ये बाही जल एक निश्चित ऊंचाई से किसी ढलान की ओर बहता है और एक प्रमुख दिशा गुरुत्वाकर्षण के कारण पकड़ लेता है। इसे क्या बोलते हैं, नदी या सरिता कहते हैं। मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, और ये क्या है, मानसून पर निर्भर करती हैं। अगर हमारे यहाँ पानी ठीक ठाक ढंग से बरसता है मध्य प्रदेश में तो हमारे यहाँ नदियों का विकास या फिर नदियों का फ्लो है वो बढ़ जाता है। अगर जिस वर्ष पानी की कमी रह जाती है मानसून में, या मानसून सही ढंग से नहीं बरसता है, तो उस वर्ष क्या होता है, नदियों में पानी थोड़ा सा सूख जाता है। भारत की सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित होती हैं। इस पॉइंट को आप टिक कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, भारत की सबसे अधिक नदियां किस प्रदेश से प्रवाहित होती हैं। चलिए अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो नदी तंत्र है या मध्य प्रदेश का जो अपवाह तंत्र है, उस अपवाह तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? गंगा और यमुना अपवाह तंत्र कहलाता है। यानी कि गंगा और यमुना के मैदान, यानी गंगा और यमुना की सहायक नदियां ही मध्य प्रदेश में बहती हैं। अब गंगा और जो गंगा का अपवाह तंत्र है उसे हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है हमारा यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा है हमारा टोंस अपवाह तंत्र, और तीसरा है हमारा सोन अपवाह तंत्र। अब ये इस रिवर फ्लो सिस्टम को समझने के लिए आप क्या देखते हैं कि जो गंगा यमुना फ्लो रिवर फ्लो सिस्टम है, यानी जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें क्या प्रमुख रूप से 3 से 4 नदियां हैं जिनको हम पढ़ते हैं। चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, टोंस नदी और सोन नदी। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियां बह रही हैं उनकी दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में है हमारी चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। ये सभी नदियां क्या है, अपने स्थान से निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहना स्टार्ट करती हैं। दूसरा है हमारा पूर्वी दिशा की ओर प्रवाहित नदियां, तो सोन, जोहिला और महान नदी। तीसरा हमारा पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, आप इस पर टिक कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है कि पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां मध्य प्रदेश की कौन सी हैं। तो नर्मदा, ताप्ती और माही, ये तीनों नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। आखिरी हमारा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, तो हमारा बैन गंगा, ये बन गंगा नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है टाइपिंग टीम की तरफ से, तो आप इसको सुधार लेना। ये क्या है, यहाँ ये है बैन गंगा। तो बैन गंगा, पेंच, बरदा, प्राणहिटा और कानन। तो आप इन नदियों के नाम याद रखिए कि ये नदियां कौन कौन सी दिशाओं में आगे निकल रही। अब मैं आपको ये मैप के थ्रू बता देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो एक मैप के थ्रू देख लीजिए कैसे निकल रही हैं। ये देखिए, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, और ये सभी नदियां कहाँ जाके मिल जाती हैं? ये जो काली सिंध, क्षिप्रा, चंबल, सिंध, ये सब कहाँ जाके मिल रही है? चंबल में। और चंबल आके यहाँ आगे आके यहाँ किसमें मिल जाती है? इटावा के पास किसमें मिल जाती है? हमारी यमुना में। बाकी हमारी ये नर्मदा निकल रही है यहाँ से, नर्मदा मिलने वाली नदियां हिरण, अथनी, तवा, ये आप नदियां यहाँ पढ़ लीजिए। ये हमारी माही नदी है, ये निकल के कहाँ जा रही है? खंबाती खाड़ी की साइड जा रही है। और यहाँ ये बरदा, ताप्ती, बेनगंगा, केन, सोन। तो ये आप ये मैप एक बार देख लीजिए। इस मैप से क्या है, आपको नदियां याद करने में आसानी होगी, और जो नदियां आप सहायक नदियों को याद करते हैं वो भी बहुत ढंग से आपको याद हो जाएंगे। चलिए आज की हमारी पहली नदी है जिसे हम पूर्ण रूप से पढ़ते हैं या मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कही जाती है, उसका नाम है नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी का शाब्दिक अर्थ क्या है? खुशी का दाता यानी रिवर ऑफ प्लेजर। तो आप याद रखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है पहला कि रिवर ऑफ प्लेजर किस नदी को कहा जाता है? तो हमारी नर्मदा नदी को कहा जाता है। शास्त्रों में नर्मदा माता को बताया गया जिनका वाहन माना जाता है कि मगरमच्छ होता है। तो आपसे पूछा जाए कि नर्मदा का वाहन क्या है? तो मगरमच्छ। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में लगातार बहती है और सभी जगह जा रही है, और गुजरात में ही प्रवाहित होने के कारण से गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा कहा जाता है। धार्मिक पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है नर्मदा को, और साथ ही मध्य में प्रवाहित होने के कारण से भारत की हृदय रेखा भी कहा जाता है। तो ये एक अकेला ये पॉइंट है, ये अपने आप में 3 से 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कैसे कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा कैसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा धार्मिक पवित्रता के आधार पर किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। भारत की हृदय रेखा कैसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। अब नर्मदा देवी नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की गई थी ये हमारे यहाँ नर्मदा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण के उद्देश्य के लिए। 11 दिसंबर 2016 को ये प्रारंभ हुई। कहाँ से हुई? जहां से नर्मदा निकल रही है, यानी उद्गम स्थल क्या है इसका? अमरकंटक से प्रारंभ हुई। 148 दिन तक चली है, लगभग 16 जिलों में घूमे सभी लोग। 3350 किलोमीटर की यात्रा की गई और इसका समापन 15 मई 2017 को हुआ। तो आपको याद रखना है कि नर्मदे यात्रा कब हुई? 2016 में प्रारंभ की गई और 2017 में इसका अंत किया गया। कहां से प्रारंभ हुई? तो अमरकंटक से। आगे देखते हैं नर्मदा से संबंधित कुछ अलग फैक्ट है कि मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अनूपपुर जिला है, वहां अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए आगे बढ़ती है। अब ये कौन कौन से जिलों से होकर बह रही है? तो अनूपपुर से, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर के बुधनी से जाती है। होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, इन सभी जिलों से गुजर रही है। उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात के भरूच के निकट, आप भरूच पढ़िए, भड़ौच पढ़िए, के निकट खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा हमारी क्या है? 3 राज्यों में बहती हुई निकलती है। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीन राज्यों से बह रही है। इसकी नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में कितनी बह रही है? 1077 किलोमीटर। लंबाई की दृष्टि से ये भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है कि भारत में इसका 5वां नंबर आता है। नर्मदा नदी का जो बेसिन क्षेत्र यानी अपवाह क्षेत्र, वो 89.9% भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है, यानी बाकी का 10.1% भाग बाकी अन्य राज्यों में बह रहा है। नर्मदा के जो प्राचीन नाम है जो हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रेवा भी कहा जाता है, मैकल सुता कहा जाता है क्योंकि मैकाल पर्वत से निकल रही है, शिवतनिया कहा जाता है, शंकर पुत्री से कहा जाता है, सोमो देवी कहा जाता है, पुण्य सलिला इसका पुराना नाम है, नमोदास इसको टोलमी के द्वारा दिया गया। आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, नमोदास जरूर याद रखना क्योंकि नमोदास टोलमी के द्वारा इसको दिया गया प्राचीन नाम है, इसे नमोदास के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नर्मदा जो नदी है वो उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल पर्वत जो श्रेणी है इसके बीच में बहती है, यानी कि इसके बीच में ही भ्रंश घाटियों का निर्माण करते हुए आगे बह रही है। ये भ्रंश घाटियों से बहती हुई आगे निकलती है तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई जा रही है। तो ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, क्योंकि इसका बहाव का क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ये एस्चुरी बनाकर ही रह जाती है। और ये एस्चुरी बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है। अब नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, हम जिनको पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। जैसे अनूपपुर जिले में आप अमरकंटक जलप्रपात देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात देखेंगे, दुग्धधारा जलप्रपात देखेंगे, शंभुधारा देखेंगे, लक्ष्मण धारा और पंचधारा जलप्रपात देखेंगे। धुआंधार जलप्रपात आपको जबलपुर में देखने मिलेगा, मनधाता और दर्दी जलप्रपात आपको खंडवा में देखने मिलेगा। जहां फैसलाधार जलप्रपात की बात करेंगे आपको महेश्वर खरगोन में मिलेगा, और जारवानी जलप्रपात आपको गुजरात में दिखाई देगा। तो आपको ये जलप्रपात याद रखने हैं। आगे देखते हैं हम नर्मदा से संबंधित और कुछ फैक्ट है, क्योंकि नर्मदा हमारी सबसे प्रमुख नदी है। तो जो नर्मदा का जो अपवाह क्षेत्र है वो एक कैसा लगता है? जैसे ये वृक्ष के आकार में बह रही है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें बाईं ओर से 22 तथा दाईं ओर से 19 नदियां आकर मिल जाती हैं। ये प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखे हैं, बरना, बंजर, हिरन, हथनी, शक्कर, तेंदुली, बरना, दुधी, देनवा, ये सारे नाम हैं। अब एक व्यक्ति का नाम आता है नर्मदा पुत्र अमृतलाल बेगड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये नर्मदा पुत्र अमृतलाल बेगड़ को कहा जाता है। इनकी रचना है तीरे तीरे। मध्य प्रदेश में महासीर प्रजनन केंद्र नर्मदा नदी पर बड़वा खरगोन में बनाया गया है। गौरी घाट जबलपुर में है। नर्मदा नदी पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश में गौ कुंभ का आयोजन यहाँ गौरी घाट पर किया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। सेठानी घाट होशंगाबाद में है और बरमान घाट नरसिंहपुर में है।
महेश्वर घाट खरगोन में है, नर्मदा नदी पर अहिल्याबाई द्वारा ये बनवाया गया था और ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। तो आप नर्मदा नदी को जरूर पढ़ लीजिए। तो आप नर्मदा नदी को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए पेपर के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते रहे हैं। अभी नर्मदा का आप अफवाह क्षेत्र देख लीजिए, कैसे नर्मदा बह रही है, यहाँ से निकल रही है अनूपपुर के पास से, अब ये पूरी नर्मदा यहाँ से बहती हुई जा रही है। यहाँ जो नदियां जो निकल रही हैं, ये नदियां इसमें आकर मिल रही है नर्मदा में। आप देख लीजिए कि ये बरगी डैम बना हुआ है, यहाँ शेर, शक्कर, दुधी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सब क्या है, नर्मदा के आसपास बने हुए स्थान है। तो आप उसको एक बार देख लेना, जिससे आपको याद हो जाएगा। चलिए, हमारी अगली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी को क्या है, चरमावती, धर्मावती और कामधेनु, इन सभी प्राचीन नामों से जाना जाता है। इसका वर्णन आपको महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में राजा थे, राजा रंतीदेव, इन्होंने चंबल नदी को उद्गमित किया, ऐसा माना जाता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर जिले की महू तहसील के निकट जानापाव की पहाड़ी से निकल रही है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 854 किलोमीटर की, सॉरी 854 मीटर की है, किलोमीटर नहीं, ये टाइपिंग टीम की मिस्टेक है, हम इसको सुधार करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो 854 मीटर की है। ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो पहले इसकी दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए राजस्थान में जाती है। उसके बाद ये श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई आप देखेंगे तो 965 किलोमीटर है और ये लंबाई की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल। चंबल नदी अपने आप में एक अध्यारोपित नदी है, क्योंकि ये क्या करती है, अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि यानी खड्डों का निर्माण करती है, जिसे आप चंबल के खड्ड कहते हैं या बीहड़ कहते हैं। और ये चंबल के जो बीहड़ है वो बागियों की शरण स्थली माने जाते हैं। मुरैना जिला चंबल नदी के कारण क्या है, अपरदन से सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित जिला है। अपरदन यानी मिट्टियों का कटाव होना, यानी मिट्टी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है। यहाँ आगे देखते हैं, जो हमारी चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जलीय सीमा भी बनाती है। ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करती है चंबल नदी। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है, अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी के सहायक नदियों में आप छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, मेज, बनास ये सभी देखेंगे। चंबल परियोजना चालू की गई है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ 3 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर परियोजना जो चालू की गई वो मंदसौर में है। राणा प्रताप सागर परियोजना चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर परियोजना कोटा बांध बनाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, पिछली बार गांधी सागर पूछा गया था, इस बार हो सकता है कोई और भी पूछा जा सके, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध परियोजना पर बनाई गई चंबल नदी पर। चंबल घड़ियाल केंद्र, जैसे देवरी घड़ियाल केंद्र भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है, मुरैना में चंबल नदी पर। वर्तमान में चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है, बटागोर कछुए का संरक्षण किया जा रहा है और चित्रा इंडिका कछुए का संरक्षण किया जा रहा है। आप एक स्थान याद रखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि चंबल नदी का पंचनद इलाका किसे कहा जाता है, जहां चंबल नदी के अलावा 5 और नदियां, सहायक नदियां आकर मिल रही हैं, ये है आपका इटावा। इटावा को पंचनद इलाका भी कहा जाता है। ये आप चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए कि चंबल नदी में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, और यहाँ जी चंबल आकर किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। चलिए, हमारी अगली नदी है छिप्रा नदी। छिप्रा नदी को हमारे यहाँ सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, क्योंकि पुराणों में ऐसा माना जाता है कि ये परियात्र पहाड़ से निकलती है और विंध्याचल का जो पश्चिमी भाग है उसे हम परियात्र कहते हैं। उसकी उत्पत्ति का माना जाता है कि स्कंद पुराण में उल्लेख दिया है कि छिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के उदर से हुई है, यानी पेट से, जब वे बराह अवतार में हुआ करते थे। तो आपको ये याद रखना है कि उत्पत्ति का सिद्धांत कहाँ दिया है इसका, स्कंद पुराण में। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 जो रत्न बटे थे वो इसी नदी पर बंटवारा हुआ था, और इसी नदी पर बंटवारा होने के कारण यहाँ प्रत्येक 12 वर्षों में सिंहस्थ के मेले का आयोजन किया जाता है। इंदौर जिले के काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है ये, और ये देवास, उज्जैन, रतलाम होते हुए मंदसौर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो छिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की, और कहां से निकलती है, इंदौर जिले के काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सहायक नदियां कौन कौन सी है, खान और गंभीर मध्य प्रदेश की प्रमुख सहायक नदी है। इस पॉइंट को आप टिक कर सकते हैं कि खान नदी के किनारे ही इंदौर बसा हुआ है, यानी इंदौर किस नदी के किनारे है, खान नदी के किनारे। 2016 में 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में किया गया था, छिप्रा नदी के किनारे। आपसे पूछा सकता है कि अगला सिंहस्थ कब होगा उज्जैन में, तो आप डेट लगाएंगे 2028। छिप्रा नदी के तट पर राम घाट बना हुआ है, जहां क्या है, ये जब सिंहस्थ का मेला लगता है तो यहाँ पर्व लिया जाता है, तो स्नान के लिए सर्वाधिक मात्रा में महत्व रखता है राम घाट। अब छिप्रा नदी पर कुछ
परियोजनाएं भी चल रही हैं। जैसे पहली परियोजना इसकी नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, ये प्रदेश की हमारी कौन सी है, दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, नवंबर 2012 में, और इसको फरवरी 2014 में पूरा कर लिया गया। इसका लोकार्पण किसने किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना है कोटा राजस्थान में, और पाताल पानी, झाड़ीदाह और शीतला माता जलप्रपात ये महू में बना हुआ है, इंदौर में। तो आपके जलप्रपात याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगली हमारी नदी है सोन नदी। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है, नंद नदी, स्वर्ण नदी, सोनपालिका, सुभागदी, सोनभद्र, सोआ। सोआ किसने दिया, टोलमी ने। चलिए आपको मुझे कमेंट में बताना है कि टोलमी ने नर्मदा को कौन सा नाम दिया है, और इसका सोन नदी का दूसरा नाम है हिरण्यवाही। सोन नदी कहां से निकल रही है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक के सोनमुड़ा से नर्मदा के विपरीत दिशा में निकल रही है। 780 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में लगभग 500 किलोमीटर ही बहती है। बाकी ये 780 किलोमीटर अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में बह रही है। मध्य प्रदेश की अनूपपुर, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली इन जिलों में बहती है। बिहार में पटना के निकट क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो कौन सी निकलती है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये पटना के पास जाकर कहां मिल जाती है, गंगा नदी में। सोन नदी गंगा के दक्षिणी भाग से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। इस पॉइंट को टिक कर लेना, ये थोड़ी विरल जानकारी है कि दक्षिणी भाग से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है और कैमूर और छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा बना रही है। सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है, और साथ ही सोन नदी में घड़ियाल का भी संरक्षण किया जा रहा है। सोन की सहायक नदियां हैं रेहंद, गोपद, बनास, जोहिला, कन्नर, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन पर क्या है, बाण सागर परियोजना का निर्माण किया गया है, यानी बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, सोन पर, सोन नदी पर। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। आप इस पर टिक लगाइएगा, इसको याद करना है आपको। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट ऐसा मानना है कि बाणभट्ट ने इस नदी के किनारे ही कुछ समय बिताया था जीवन का, इसलिए इस परियोजना का नाम क्या रखा है, बाणभट्ट परियोजना रखा गया है। इस नदी के किनारे बिहार में क्या है, एक रेलवे पुल का निर्माण किया गया है, जिसे नेहरू सेतु कहा जाता है। रियांद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत परियोजना कहाँ चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों जगह बहती है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम राजस्थान में बना हुआ है। ये किन तीन नदियों के मिलने से बनता है संगम, बनास, सीप और चंबल नदी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और आपको याद रखना है रेहंद नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है उत्तर प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। तो ये आपको याद रखना है। अगली नदी है हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास के बागली से उद्गमित होती है। ये शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़ की सीमा बनाते हुए कहाँ जाती है, राजस्थान के कोटा जिले के पास चली जाती है, और ये कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ये देवास, सोनकच्छ, सारंगपुर, राजगढ़, ये सब क्या है, काली सिंध नदी के किनारे ही बसे हुए। तो आपको याद रखना है कि काली सिंध कहाँ से निकलती है, देवास के बागली तहसील से। अगली नदी है हमारी पार्वती। पार्वती नदी का पुराना नाम क्या है, इसे हम पारा भी कहते हैं। पार्वती का प्राचीन नाम पारा है, और ये बिंद कगार के सीहोर जिले की आष्टा तहसील से निकलती है और कोटा के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के पास थोड़ा आगे निकल के सवाई माधोपुर एक जिला पड़ता है, उसके पलिया गांव में ये चंबल नदी में मिल जाती है। यानी ये पार्वती भी किसकी सहायक नदी है, चंबल की, और ये निकलती कहां से है, सीहोर के आष्टा तहसील से। आप इस पॉइंट को आप थोड़ा सा याद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक चाचौड़ा गुना से काटकर एक नया जिला प्रस्तावित किया गया है, ये भविष्य में बनाया जाएगा। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि चाचौड़ा किस नदी के किनारे है। तो चाचौड़ा किस नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे, और इसी से होती हुई पार्वती नदी चंबल में मिल जाती है। और चाचौड़ा को किससे काटकर बनाया जा रहा है, गुना से। अगली नदी है हमारी ताप्ती नदी। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में किसका उल्लेख और मिल रहा था हमें, चंबल नदी का। रंती देव ने इसकी उद्गम की स्थिति बताई थी। और दूसरी नदी कौन सी मिल रही है हमारी महाभारत में, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूर्य भगवान की पुत्री को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की पुत्री है। सूर्य ने अपने तेज से ही जब ताप उत्पन्न किया, तो उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई, पुत्री उत्पत्ति हुई, उसका नाम ताप्ती रखा गया, यानी ताप से उत्पन्न कन्या। विष्णु पुराण में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। इसको सहस भादो भदवा कहा जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है, पयोष्णी या परुष्णी। तो आपको याद रखना है ताप्ती का अन्य नाम क्या है, पयोष्णी। ताप्ती का जो उद्गम स्थल है वो बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से होता है, और ये बैतूल के भैंसदेही तहसील से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तथा मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा बनाते हुए बुरहानपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ताप्ती नदी।
फिर ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। और खंबाती खाड़ी में किसके पास गिरती है? एलियाबेट द्वीप के पास जाके खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। यह भ्रंश घाटी नर्मदा के समानांतर क्या करती है? पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुए अपने मुहाने पर पहुंचती है और ये भी क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। तो हमारी दो नदियां आपने पढ़ी आज, कौन कौन सी? एक नर्मदा और एक ताप्ती। ये दोनों नदियां क्या है? पश्चिम दिशा की ओर बह रही हैं और ये दोनों नदियां क्या करती हैं? डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बना रही हैं। ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और ये हमारे प्रदेश की चौथी सबसे लंबी नदी है या बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई मध्य प्रदेश में ये 322 किलोमीटर बहती है। तो आपको ये याद रखना है कि कितना बहती है। अगला आप देख रहे हैं हमारी ताप्ती नदी के बारे में ही। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य क्या है? प्राकृतिक सीमा बनाती है और इस नदी पर, ताप्ती नदी पर रज्जू सेतु और स्वाली बंदरगाह आप इतिहास में पढ़ा होगा आपने। यहाँ स्वाली बेस्ट की लड़ाई हुई थी, आपको मुझे बताना ये किस सन में हुई थी। चलिए, सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। ताप्ती नदी पर काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना, ये दोनों परियोजना कहाँ स्थापित की गई हैं? गुजरात में। इसको टिक कर लीजिए आप। हटनूर बांध कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। और ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य में प्रवाहित होती है। यानी ताप्ती नदी किन दो पर्वतों के बीच चल रही है? सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच चल रही है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगला वीडियो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की नदियों का पार्ट 2। ज्यादा बड़े वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं जिससे आपको सुनने में आसानी हो। आप ज्यादा बड़े वीडियो बनाएंगे तो आप उसे नहीं सुनेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप इसका रिवाइज भी आराम से कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हमारा पेज बना हुआ टीचिंग सोल क्लब के नाम से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, चैनल पे आप अपने कमेंट्स करिए और मैं आपसे जितने भी प्रश्न पूछता हूं उनको कमेंट करिए। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।